गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आजकल जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर डीलिंग विद two kind of scientific evidences which are very important from the examination point of view and also as far as the practice is concerned and court judgments are concerned. Now today the topic which we are going to discuss is DNA. जैसे DNA खत्म हो जाएगा then we will discuss another topic that is narco analysis. उसको आप बोल सकते हो नार्को टेस्ट। ये जो दोनों ही टॉपिक हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुए हैं। जब मैं कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमें एक लॉ मिला है विच इज़ नॉट देयर इन द बेयर एक्ट्स, और कोर्ट ने कहीं ना कहीं वो बेयर एक्ट की इंटरप्रिटेशन करी है, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद द कोर्ट हैज़ रीच्ड टू अ कंक्लूजन एंड आफ्टर that conclusion is based upon the constitution. After interpreting the constitution, after interpreting a particular act, the court has reached to a particular conclusion that whether these type of test is allowed or not. आज कहीं ना कहीं हम वही चीज़ करने वाले हैं। सो आज का जो टॉपिक है, क्या ये टेस्ट सारे के सारे अलाउड हैं? अगर अलाउड हैं तो व्हाट इज़ द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट? क्लियर है? अगर आप कहीं ना कहीं इसको करना चाहते हो तो ये क्या रेलिवेंट है? कहीं ना कहीं अगर मैं कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट और डीएनए की बात कर रही हैं, रेलिवेंट अगर इसको करना है कहीं ना कहीं तो आप सेक्शन 45 में कर सकते हो बिकॉज इट इज़ एन एक्सपर्ट्स एविडेंस, दैट मीन्स इट इज़ अ साइंटिफिक एविडेंस। अब ये रेलिवेंट है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है, बट अगर होंगे तो कहाँ पे होंगे? हमारे पास कौन सा एक सेक्शन है? दैट इज सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, एक्सपर्ट्स एविडेंस। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? नाउ पहले हम जो टॉपिक आज करने वाले हैं दैट इज डीएनए, उसके बाद ही इमीडिएटली हम शिफ्ट करेंगे दैट इज नार्को एनालिसिस। मेरा एक पर्पस है इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ करने का बिकॉज कहीं ना कहीं जो बेस है इन दोनों का वो सेम ही है। क्यों सेम है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये दोनों ही किस तरह के एविडेंसेस हैं? साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। क्लियर? समझ आ गया? नाउ ध्यान दीजिएगा प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल डू डीएनए एंड आफ्टर दैट वी विल सी द नार्को एनालिसिस। नाउ ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कहीं ना कहीं क्या करा था, डिस्कस करा था जब हमने डीएनए की बात करी थी और हमने सेक्शन 112 की बात करी थी। हमने देखा था कि 112 में जो कंक्लूसिव प्रूफ की प्रिजम्पशन है उसको हम क्या रिवर्ट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। और उसमें उसको रिवर्ट कैसे कर रहे थे? नो एक्सेसिबिलिटी हम प्रूफ कर रहे थे। नो एक्सेसिबिलिटी में जब हम 112 इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हमने नो एक्सेसिबिलिटी को बात करी थी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन एक्सेसिबिलिटी, तो हमने क्या उसको डीएनए से ही प्रूव करने की जरूरत प्रूव करने के लिए अलाउ करा था? आंसर इज नो, वी हैव नॉट अलाउड द रिस्पोंडेंट, वी हैव नॉट अलाउड द रिस्पोंडेंट कहीं ना कहीं उसको जो नॉन एक्सेसिबिलिटी प्रूव करनी थी वो डीएनए से नहीं कर सकता था, वो एक फैक्ट से कर सकता था, फिजिकल फैक्ट से कर सकता था। दैट कैन बी रिवर्टेड बाय द फैक्ट बट दैट कैन नॉट बी रिवर्टेड बाय द साइंटिफिक एविडेंस। उसका रीज़न क्या था वो हमने 112 सेक्शन जो लास्ट है वो आपने श्योर देख ही लिया होगा और उसके बेसिस पे ही हम आगे चलेंगे आज। क्लियर है? और हमने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं कि 112 में ये जो डीएनए हैं ये अलाउड क्यों नहीं है। हमने उसमें जजमेंट्स भी करी थी, शारदा वर्सेस धर्मपाल भी करी थी, हमने उसमें वासुदेव बादविक वाली जजमेंट भी करी थी। वो सारी की सारी जजमेंट्स में हमने ये समझा था कि क्यों नॉन एक्सेसिबिलिटी को प्रूव करने के लिए हम डीएनए नहीं करवा सकते। क्लियर है? समझ आ गया? बट अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए क्या सिर्फ 112 से लिंक करता है? आंसर इज नो, डीएनए इज नॉट लिंक्ड विद ओनली सेक्शन 112। डीएनए एज सच एक एविडेंस को देखें तो दूसरी सिविल प्रोसीडिंग्स में भी आ सकता है। आंसर इज यस, ये दूसरी सिविल प्रोसीडिंग्स में भी आ सकता है। क्या ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी हम ले सकते हैं? आंसर इज यस, हम इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी ले सकते हैं एज एन एविडेंस। क्लियर है? हम इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी ले सकते हैं एज एन एविडेंस। सबसे बड़ी बात तो अगर डीएनए को समझना है, 112 को मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज 112 वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। सो 112 मैं नहीं करा रहा और ना ही इसका मैं अब रेफरेंस लूँगा। अब डीएनए को जो हम समझेंगे वो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, व्हाट इज डीएनए और कहीं ना कहीं इसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। ना इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज। अगर मैं सिविल और क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, क्या डीएनए अलाउड है? आंसर इज येस, इट इज अलाउड। क्या डीएनए अलाउड है? हाँ जी अलाउड है, दोनों में अलाउड है। नाउ ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर हम बात करें, लेट्स सपोज को सिविल केस की बात कर रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल केस, सिविल केस में अगर हम पार्टीज के बारे में बात करें तो सिविल केस में पार्टीज कौन सी होंगी? एक तरफ क्या होगा? एक तरफ प्लेंटिफ होगा, एक तरफ डिफेंडेंट होगा।
क्लियर है? अगर मैं क्रिमिनल केस की बात करूं तो क्रिमिनल केस में कौन सी पार्टीज होंगी? क्रिमिनल केस में एक तरफ क्या होती है? सोसाइटी होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो एक ऑफेंस होता है दैट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द इंडिविजुअल एज वेल एज अगेंस्ट द सोसाइटी। बिकॉज कहीं ना कहीं जब लेट्स सपोज को मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो दैट विल क्रिएट हॉरर, दैट विल क्रिएट कहीं ना कहीं दैट विल क्रिएट द पीस ऑफ, दैट विल डिस्टर्ब द पीस ऑफ द सोसाइटी एज सच और नॉट, that will create horror, fear in the mind of the society or not. So that is why when I am talking about an offense, that is what an offense against the society as a whole. और society को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है हमारे पास? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। क्यों? सरकार सबकी है। सो कहीं ना कहीं इधर कौन आता है? प्रोसिक्यूशन आती है कि नहीं आती? आंसर इज यस। और दूसरी साइड कौन होता है? दूसरी साइड हमारे पास होता है एक्यूज्ड। क्लियर है? समझ आ गया? नाउ द थिंग इज, लेट्स सपोज कर लो इधर क्या कह रहा है जो प्लेंटिफ है, वो कहता है जी डीएनए कराओ। इधर जो प्रोसिक्यूशन है वो कह रहा है जी डीएनए कराओ। लेट्स सपोज कर लो अगर मैं कह रहा हूँ रेप केस में डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, और कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि जो ये डीएनए है ये जो एक्यूज्ड के लिए कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि इट इज an evidence, an important evidence against the accused in the cases of rape. But I'm not saying that it is only relevant in the rape cases. It is relevant in any case where there is a relevance of the identity of the accused. Identity है, that means accused उधर था कि नहीं था। Let's suppose को लो अगर मैं कह रहा हूँ कि on the spot से दो blood groups मिले हैं, एक तो है victim का जो डेड बॉडी से पता चल गया मैच हो गया, क्लियर है, और जो दूसरा ब्लड ग्रुप है वो पता नहीं चल रहा किसका है। दैट मीन्स सिचुएशन क्या है? लेट्स सपोज कर लो हाथापाई हुई है आखिरी मोमेंट पर, जब ये मर्डर से पहले थोड़ी सी हाथापाई हुई है। जब ये हाथापाई हुई है तो विक्टिम को भी चोट लगी है और एक्यूज को भी चोट लगी है। अब विक्टिम की तो होगी डेथ, उसकी तो डेड बॉडी है हमारे सामने। जब एक्यूज को चोट लगी है तो उसके कुछ ब्लड ड्रॉप्स कहीं ना कहीं वो फ्लोर पे गिर गए थे। अब पुलिस ऑफिसर्स ने वो कलेक्ट कर लिए। अब पुलिस ऑफिसर को एक पे शक है, लेट्स सपोज कर लो मिस्टर ए पे शक है, सस्पिशन है कि भाई इसी ने मर्डर करा है। अब जो वो ब्लड ग्रुप है और जो ए का ब्लड ग्रुप है अगर मैच हो गया, सपोज कर लो उसका डीएनए मैच हो गया, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आंसर इज यस। कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाएगा कि ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं मिस्टर ए भी था प्रेजेंट। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो जो डीएनए है दैट इज ओनली रेलिवेंट इन द केसेस ऑफ द रेप, बट इट इज रेलिवेंट एज फार एज द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड इन अदर केसेस ऑल्सो। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? लेट्स सपोज बोलो अगर मैं सिविल केसेस की बात कर रहा हूँ तो जो प्लेंटिफ है उसने ये प्रूव करना है कि आई एम द सन ऑफ सच एंड सच पर्सन। when he is saying that I am the son of such and such person, and let's suppose को इस पे 112 नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? Because कहीं ना कहीं it is a case of no marriage. When I am talking about it is a case of no marriage, तो कहीं ना कहीं illegitimate son है। आंसर इज कहीं ना कहीं illegitimate son है, बट कहीं ना कहीं अगर वो illegitimate son है तो अभी भी वो क्या कुछ प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है, अभी भी कुछ वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? आंसर इज कर सकता है। क्लियर है? अब कहाँ कर सकता है, कहाँ मेंटेनेंस मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, दैट इज वो छोड़ दो भी। But let's suppose I am talking about a situation where I am talking about a case of no marriage and illegitimate son, but उसको कहीं ना कहीं ये तो प्रूव करना पड़ेगा तो वो सन है, चाहे वो illegitimate ही है, वो कैसे प्रूव करेगा? 112 तो लग नहीं रहा, प्रेजम्पशन तो रेज हो नहीं सकती। अब वो कह सकता है कोर्ट को कि डीएनए मैच करो, आंसर इज यस। क्लियर है? सो कहीं ना कहीं जब मैं बात कर रहा हूँ सिविल केसेस की और जो क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ तो उधर भी अभी भी एज अ एविडेंस डीएनए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? आंसर इज यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप, वो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द पार्टीज। क्लियर है? नाउ द थिंग इज, जब ये लेट्स सपोज कर लो अगर मैं क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इधर प्रोसिक्यूशन कह रहा है जी डीएनए करा लो, पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्यूज्ड है। एक्यूज ने एक प्ली ली है, इस डीएनए टेस्ट के अगेंस्ट एक्यूज ने क्या लिया है? एक प्ली ली है, और एक्यूज कहता है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्लस इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। दैट मीन्स उसने दो फंडामेंटल राइट्स की प्ली ली है। कहते हैं मेरे दो फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं? वायलेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कौन से दो फंडामेंटल राइट्स हैं? 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। अगर मैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 21 की बात करूं तो उसमें क्या सिमिलैरिटी है? हाँ जी, कनेक्शन है, हाँ जी है। अगर हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करें, और यही बेस है, देखना ध्यान से, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो हम उसमें किस चीज की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, एंड दैट राइट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 3 इज व्हाट? Right against compulsion. That right is given, that is right against compulsion. When I am talking about right against compulsion, that means उसमें क्या लिखा हुआ है? No accused.
should be compelled to be a witness against himself. No accused should be compelled to be a witness against himself. यही चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? अब इस चीज को ध्यान से देखना प्लीज। सारा का सारा बेस है और कहीं ना कहीं इसी बेस से फिर नार्को भी निकलेगा। इस चीज को ध्यान देना प्लीज। अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 समझ आ गया तो सारी कहानी समझ आ गई, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से ही हम 21 पे शिफ्ट होंगे, फिर आर्टिकल 21 भी बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से प्लीज, क्या लिखा हुआ है इधर? राइट अगेंस्ट कंपल्शन, दैट मींस अक्यूज को क्या दिया हुआ है? एक राइट दिया हुआ है कि उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता। क्या कंपेल नहीं कर सकता? नो एक्यूज शुड बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दैट मीन्स एक्यूज को कंपेल नहीं किया जा सकता अपने अगेंस्ट बोलने के लिए। जब मैं इसको बोल रहा हूं राइट अगेंस्ट कंपल्शन, सो हम कौन सी वो कंपल्शन की बात कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट से रिलेट कर रहे हैं हम? इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स। जब हम बात कर रहे हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स की, जब हम बात कर रहे हैं सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स की, क्या एक्यूज को अपने अगेंस्ट बोलने के लिए कंपेल किया जा सकता है? आंसर इज नो। और ये उसको फंडामेंटल राइट कहां पे इसका प्रोटेक्टेड है? दैट इज अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को समझने के लिए हम फैक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल फैक्ट, एक है मेंटल फैक्ट। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इधर लग रहा है, ये चीज आप कंपेल नहीं कर सकते। क्या फिजिकल फैक्ट के लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 लग रहा है? आंसर इज नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल। दैट मीन्स इधर क्या आप कंपेल कर सकते हो? यस, देयर कैन बी कंपल्शन। और अगर किसी बेयर एक्ट में ये कंपल्शन लिखी हुई है तो लिखी हुई है। आंसर इज ये, सीआरपीसी में अगर हम सेक्शन 53 उठाएं, अगर सीआरपीसी में सेक्शन 53 उठाएं तो कहीं ना कहीं सेक्शन 53 में साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम रीजनेबल फोर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट दीज फिजिकल फैक्ट्स फ्रॉम द एक्यूज्ड। क्लियर है? हम क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं फिजिकल फोर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द फिजिकल फैक्ट फ्रॉम द एक्यूज्ड। अब ये जो फर्क है, दैट मीन्स मैंने आप डिवाइड कर दिया कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है उसको फिजिकल फैक्ट्स पे नहीं लग रहा, दैट मीन्स आप कंपेल कर सकते हो। और जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द मेंटल फैक्ट्स। ये बात कहां से आई? क्या बेयर एक्ट में लिखी हुई है? आंसर इज नो। ये सुप्रीम कोर्ट से आई है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करी है। ये सुप्रीम कोर्ट से आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहां से इंटरप्रिटेशन करी है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की? एक केस लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओगड़। काथी कालू ओगड़, that is in the year of 1962 Supreme Court. That is in the year of 1962 Supreme Court. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की सारी इंटरप्रिटेशन इसी केस में की गई है और इट इज 11 जज बेंच। याद रख लेना। कितने जजेस बैठे थे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की इंटरप्रिटेशन करने के लिए? दैट इज 11 जज। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब ये हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि फिजिकल फैक्ट्स पे नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ ये मेंटल फैक्ट्स पे लगता है, दैट मींस इधर आप यू कैन नॉट कंपेल, एक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड accused cannot be compelled। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ मेंटल फैक्ट्स पे लग रहा है,
ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी वर्ड से आ रहा है, दैट इज अ विटनेस। एक्चुअली जो ये डिफ्रेंसिएशन करी है कौन से वर्ड से निकल के आ रही है, दैट इज द वर्ड विटनेस। नाउ विटनेस को अगर हम समझे, सिंपल सा, छोड़ दो अभी, भूल जाओ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की। अगर मैं विटनेस वर्ड देखूं, अगर एक सिंपल केस चल रहा है तो विटनेस होता क्या है, विटनेस कैसे आता है, विटनेस क्या बताता है कोर्ट को आके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विटनेस, तो कहीं ना कहीं उसने जो देखा होता है, जो सुना होता है, वही कोर्ट को आके बताता है कि नहीं बताता। दैट मीन्स जो उसके माइंड में होता है, जो उसने देखा है, जो उसने सुना है कि नहीं है, वही कोर्ट को आगे बताता है कि नहीं बताता। सो दैट मीन्स जब भी हम विटनेस वर्ड की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट विच इज इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट विच इज इन द माइंड ऑफ द पर्सन। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट विच इज ओनली इन द माइंड ऑफ द पर्सन, नो वन एल्स नोज दैट फैक्ट। दैट इज वाई हम ये बोलते हैं कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द fact which is in the mind of the accused. That means it is talking about the mental fact which is in the mind of the accused, and for knowing that fact you cannot exercise any kind of compulsion. You cannot exercise any kind of compulsion for knowing that fact. और ये कहाँ से आया, कहीं ना कहीं ये चीज़ कहाँ से निकल के आई है, जो वो वर्ड विटनेस है उससे निकल के आई है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने देखा है भाई विटनेस करता क्या आके, कहीं ना कहीं जो उसके माइंड में होता है वही तो आके बातें कोर्ट को बताता है। सो दैट मीन्स अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं, हम एक्यूज के पर्सपेक्टिव से इसको अगर सोचें, तो हमने किस चीज़ में उसको कंपेल नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में उसको कंपेल नहीं करना जो कि उसके माइंड में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूज जानता है और कोई नहीं जानता। क्लियर है? अगर मैं फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो फिजिकल फैक्ट्स में क्या क्या आएंगे, फिजिकल फैक्ट्स में कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स आएगा, ब्लड ग्रुप, डीएनए, ये सारे के सारे फिजिकल फैक्ट्स हैं कि नहीं? आंसर इजी से सारे के सारे फिजिकल फैक्ट्स हैं। इसको सोचने के लिए, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए एक और तरीका भी है। जब हम मेंटल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली इन द माइंड ऑफ द एक्यूज। अगर आपको कुछ जानी है चीज तो आप एक्यूज से क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे? अगर एक्यूज उस क्वेश्चन का आंसर देगा तभी आपको वो चीज पता चलेगी, अदरवाइज नहीं पता चलेगी। मुझे बताइए, अगर मैं फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहा हूँ, ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, डीएनए की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें एक्यूज से कोई क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत है? कि आपने अगर ब्लड ग्रुप लेना है तो सिंपली आप ब्लड ग्रुप लोगे उसका। डीएनए लेना है तो उसके लिए कोई भी चीज ले सकते हो, उसका हेयर ले सकते हो, उसका ब्लड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात कर रहा हूँ तो उसका अंगूठे का निशान लेना है तो अपने आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते? आपको कोई भी एक क्वेश्चन उससे पूछने की जरूरत है, आंसर इज नो। यू नीड नॉट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द एक्यूज्ड। दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिलेटेड विद द मेंटल फैक्ट, इट इज रिलेटेड विद द फिजिकल फैक्ट विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। होता क्या है, इधर जो मेंटल फैक्ट है एक्यूज के माइंड में, आपको क्या पहले से पता है? आंसर इज नो। एक्यूज अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देगा तभी आपको पता चलेगा। दिस फैक्ट इज ओनली इन द माइंड ऑफ द एक्यूज्ड। सो दैट मीन्स here the police officer does not know anything। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस फैक्ट के बारे में उसको कुछ नहीं पता, एक्यूज बताएगा तो पता चलेगा। इधर अगर मैं बात करूं, लेट सपोज करो मैं फिंगरप्रिंट की बात करता हूं, फिजिकल फैक्ट की बात कर रहा हूं, तो लेट सपोज करो मैं फिंगरप्रिंट की बात कर रहा हूं। फिंगरप्रिंट क्या है? लेट सपोज करो मर्डर वेपन मिला है आपको, ऑन द स्पॉट गन। क्लियर है? मर्डर हुआ, पुलिस ऑफिसर जब ऑन द स्पॉट पहुंचे तो उनको क्या मिली है? एक चीज, गन मिली है, मर्डर वेपन। अब जो वो गन फॉरेंसिक में गई तो वो गन से उन्होंने कुछ फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। मुझे बताइए, गन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। आंसर इज यस, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जब मैं बोल रहा हूं ये चीजें ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जब आप एक्यूज से फिंगरप्रिंट्स लोगे, क्या आपको ये पता चलेगा कि ये आपको पहली बार पता चलेगा दीज आर इन एग्जिस्टेंस? आंसर इज नो। ये तो पहले से ही आपको पता है, रादर जो आप वो फिंगरप्रिंट्स लोगे और इस फिंगरप्रिंट से मैच करोगे। अब होगा कि नहीं, जो ये गन पे फिंगरप्रिंट्स मिले और जो एक्यूज के फिंगरप्रिंट्स है वो मैच करने की कोशिश करोगे। अगर वो मैच हो गया इसका मतलब एक्यूज ही है जिसने मर्डर करा है, एक्यूज के पास वो मर्डर वेपन था, है कि नहीं है? सो दैट मीन्स अगर मैं फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो फिजिकल फैक्ट्स क्या कंप्लीटली न्यू फैक्ट्स हैं? आंसर इज नो। फिजिकल फैक्ट्स आर रिलेटेड विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एंड कहीं ना कहीं हम इन फिंगरप्रिंट्स को, ये ब्लड ग्रुप को, ये डीएनए को कैसे यूज कर रहे हैं? फॉर कॉरोबोरेशन। फॉर कॉरोबोरेशन
किसके साथ कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं? दोज फैक्ट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस विच वी नो। सो मुझे बताइए, अगर मैं विटनेस की इंटरप्रिटेशन करूं, क्या कहीं पे भी आपको लग रहा है कि फिजिकल फैक्ट्स आ रहे हैं? आंसर इज नो। 20 क्लॉज 3 में कहीं पे भी फिजिकल फैक्ट्स आ ही नहीं रहे हैं, बिकॉज 20 क्लॉज 3 किसके बारे में बात कर रहा है? विटनेस के बारे में बात कर रहा है, उस मेंटल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूज को ही पता है, हमें नहीं पता। क्लियर है? अगर आपने 20 क्लॉज 3 के बारे में बात करनी है तो 20 क्लॉज 3 में आप जब कह रहे हो कि कोई भी कंपल्शन नहीं हो सकती, तो इट इज अ वेरी वाइड article and we are protecting the accused from any kind of compulsion with respect to any other fact. Answer is no. It is very limited in its approach and it is talking about only the mental fact which is only in the mind of the accused and no one else has the knowledge with respect to that fact. As far as the physical facts are concerned, can we exercise any kind of compulsion from the accused? Answer is yes, and where it is written, which section? That is section 53 of CRPC. It is one of the example where we are exercising some kind of force, some kind of compulsion upon the accused to get the physical facts in order to corroborate those physical facts with the already existing facts. Clear है? समझ आ गया? एनी डाउट प्लीज? क्लियर है? चलें आगे। चलो जी, हमने ये तो बोल दिया कि ठीक है जी, जब आप डीएनए लोगे, जब आप फिंगरप्रिंट्स लोगे, जब आप ब्लड ग्रुप लोगे, तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बिकॉज इट इज नॉट डीलिंग विद द मेंटल फैक्ट्स, इट इज ओनली डीलिंग विद द फिजिकल फैक्ट्स एंड दीज फिजिकल फैक्ट्स आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट। वी आर टेकिंग सच फैक्ट्स इन ऑर्डर टू फॉर द पर्पज ऑफ करोबरेशन, नथिंग एल्स। हमने ऐसी बात करी है कि नहीं करी? आंसर इज यस। नाउ ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमें ये तो पता चल गया कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जो प्रोटेक्शन है वो किस फैक्ट को लेकर है? मेंटल फैक्ट को लेकर है, फिजिकल फैक्ट को लेकर है? दैट प्रोटेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल फैक्ट ओनली, नॉट फिजिकल फैक्ट। ये जो प्रोटेक्शन मिली हुई है किसको मिली हुई है? एक्यूज को मिली हुई है। अब आपके हिसाब से एक्यूज्ड है कौन? जो एक्यूज की इंटरप्रिटेशन है वो कौन से सेक्शन कौन सी जजमेंट में की गई है? उसका जजमेंट का नाम लिख लीजिए, दैट इज नंदिनी सतपति वर्सेस PL Dani and another 1978 सुप्रीम कोर्ट। 1978 सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कह रहा है? एक प्रोटेक्शन की बात करो, वो प्रोटेक्शन किस फैक्ट को रिलेटेड है? मेंटल फैक्ट से रिलेटेड है। जब हम उस प्रोटेक्शन की बात करें विच इज ओनली रिलेटेड विद द मेंटल फैक्ट, वो किसको मिली हुई है? क्या वर्ड उधर यूज करा हुआ है? एक्यूज्ड। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में हम किसको कंपेल नहीं कर सकते? हम एक्यूज्ड को कंपेल नहीं कर सकते। सो इसमें ये जानना भी जरूरी है भाई, हु इज द एक्यूज्ड। और जो एक्यूज की इंटरप्रिटेशन है वो कौन सी जजमेंट में की गई है? दैट इज नंदिनी सतपति वर्सेस PL दानी एंड अनदर 1978 सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या क्या था कि एक्यूज वो पर्सन होगा जिसके अगेंस्ट एक फॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं। एक्यूज्ड इज दैट पर्सन accused is that person against whom a formal criminal proceedings has been initiated. Accused is that person against whom a formal criminal proceeding has been initiated. For example, अगर मैं एक accused की बात कर रहा हूँ, मिस्टर A, अभी तक सिर्फ और सिर्फ सस्पिशन है, बट कल को अगर उसके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च हो जाती है और FIR में उसका नाम इंक्लूड हो जाता है, तो आप कम मानोगे उसके अगेंस्ट एक फॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है। जब सस्पिशन था, सिर्फ शक था कि उसका नाम एक्चुअली में FIR में लिख दिया गया, जब उसका नाम FIR में लिख दिया गया एक्चुअली में, तब हम बोलेंगे उस दिन से वो एक्यूज्ड बना है। हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में एक प्रोटेक्शन है। किसको प्रोटेक्शन है? एक्यूज्ड को। कौन है एक्यूज्ड? जिसके अगेंस्ट एक फॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है। फॉर एग्जांपल कंप्लेंट हो गई है, क्रिमिनल कंप्लेंट हो गई है, फॉर एग्जांपल FIR लॉन्च हो गई है।
जब मैं कह रहा हूँ कि FIR लॉन्च हो गई और उसका नाम उस FIR में लिखा हुआ है तो हम कह देंगे उस दिन से वो अक्यूज्ड है, हम कह देंगे कि उस दिन से वो एक्यूज्ड है। और उस दिन से अगर वो एक्यूज्ड होगा तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की उसी दिन से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हाँ जी मिल जाएगी। अब क्या पुलिस ऑफिसर्स उसको कंपेल कर सकते हैं टू टेल एनीथिंग व्हिच द पुलिस ऑफिसर डज नॉट नो एंड दैट इज रिलेटेड टू द मेंटल फैक्ट? आंसर इज नो। नो कंपल्शन कैन बी डन, नो कंपल्शन कैन बी एनफोर्स्ड। हाँ, क्या ये कंपल्शन फिजिकल फैक्ट्स के लिए हो सकती है? आंसर इज फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल DNA के लिए, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप के लिए, या फॉर एग्जांपल एनीथिंग। क्लियर है? समझ आ गया? बिकॉज जो हम फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करें, अगेन मैं बोल रहा हूं, दैट इज नॉट न्यू फैक्ट फॉर यू, दैट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड दैट फैक्ट इज टेकन फ्रॉम द एक्यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉरपोरेशन। सो इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं, वो फैक्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। अगर वो फैक्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, हमें पता है, तो ये मेंटल फैक्ट तो रहा ही नहीं। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? चले आगे ना, इस चीज को ध्यान से देखना प्लीज। हमने ये तो बात पता चल गया है, ठीक है जी, आप DNA के लिए उसको इन्फोर्स कर सकते हो, उसको कंपेल कर सकते हो, उसके ऊपर एक रीजनेबल फोर्स अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज जो DNA है वो मेंटल फैक्ट में नहीं आ रहा है, वो किस पे फैक्ट में आ रहा है? वो फिजिकल फैक्ट में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये नोट कर लिया? ये फटाफट से नोट कर लो, 5 मिनट वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलूंगा मैं, बिकॉज इसी से कहीं ना कहीं हम निकल के आएंगे आर्टिकल 21 पर। चले आगे। नाउ देखिए प्लीज, रब कर रहा हूं इसको। हमने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करी, ठीक है, और उसमें बोल दिया हम DNA के लिए कंपेल कर सकते हैं बिकॉज दैट कम्स अंडर द फिजिकल फैक्ट नॉट द मेंटल फैक्ट्स। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 में आ रहा हूं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 में आ रहा हूं। और अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करता हूं, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसमें अभी एक कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट कह सकता हूं पहले से था, बट इंटरप्रेट किया गया है और उसमें बोल दिया गया है कि राइट टू प्रिवेसी कहीं ना कहीं क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, और वो कहां पे है? आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। और कौन सी जजमेंट में ये राइट टू प्रिवेसी को बोल दिया गया? इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज JKS पुट्टास्वामी JKS पुट्टास्वामी retired and JKS Puttaswamy retired and another versus Union of India and others. That is in the year of 2017, Supreme Court. Now the thing is, जब हम राइट टू प्रिवेसी की बात करते हैं, हम अभी अपने बात करी है कि अगर हम DNA लेना चाहते हैं तो DNA के लिए हम उसको कंपेल कर सकते हैं। आंसर इज यस। पर लेट्स सपोज को लो प्रोसिक्यूशन रेप का केस है, प्रोसिक्यूशन ने एक एप्लीकेशन लगाई और कहते हैं जी इसका DNA लेना हमने। एक्यूज क्या आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की वायलेशन की कहीं ना कहीं एक ग्राउंड रेस कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज जो DNA लेना है दैट विल कम अंडर द फिजिकल फैक्ट एंड दैट इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। बट ठीक है सी, वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के ग्राउंड तो रेज नहीं कर सकता, उसके ग्राउंड पे ऊपर ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं कर सकता, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वायलेशन, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल फैक्ट, इट इज ओनली रिलेटेड टू द मेंटल फैक्ट्स। बट अगर मैं ये राइट टू प्रिवेसी की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं जो DNA लेना, किसी का ब्लड ग्रुप जानना, कहीं ना कहीं उसका राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज यस। सो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी एक्यूज को हम क्या कर रहे हैं, DNA के लिए कंपेल कर रहे हैं, किसी एक्यूज को हम क्या कर रहे हैं, DNA के लिए कंपेल कर रहे हैं, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की वायलेशन नहीं है। वो किस चीज की वायलेशन बन जाता है? आर्टिकल 21 की वायलेशन बन जाता है।
सो अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज, अगर मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की, वो बड़ा छोटा सा है एज कंपेयर टू आर्टिकल 21. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 3, दैट इज ओनली रिलेटेड टू द मेंटल फैक्ट्स, नॉट द फिजिकल फैक्ट्स. बट अगर मैं राइट टू प्रिवेसी की बात कर रहा हूँ, जो राइट टू प्रिवेसी है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसमें मेंटल फैक्ट्स भी आ रहे हैं और इसमें फिजिकल फैक्ट्स भी आ रहे हैं. इसमें मेंटल फैक्ट्स भी आ रहे हैं, इसमें फिजिकल फैक्ट्स भी आ रहे हैं. अगर मैं मेंटल फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज करो आपके माइंड में कुछ है, दैट इज योर प्राइवेट मैटर और नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग बट यू आर प्लानिंग. अगर मैं राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात कर रहा हूं, कैन वी कंपेल अ पर्टिकुलर पर्सन टू शेयर दैट प्लानिंग, टू शेयर द इंटेंशन, टू शेयर द नॉलेज? आंसर इज नो. दैट इज हिज मैटर ऑफ प्रिवेसी. दैट इज हिज मैटर ऑफ प्रिवेसी. अगर मैं राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात करता हूं, तो राइट टू प्रिवेसी हमने आर्टिकल 21 में बात कर दी है कि इसमें इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. ये आर्टिकल 21 का पार्ट बना कैसे? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद राइट टू लिव विद डिग्निटी. इट इज रिलेटेड विद राइट टू लिव विद डिग्निटी. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है इस जजमेंट में. राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 में उन्होंने बोल दिया इट इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21. और आर्टिकल 21 को अगर हम इंटरप्रेट करें तो भाई कहां पे आ रहा है आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी? कहां पे आ रहा है राइट टू प्रिवेसी? दैट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी. सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी है. कहते हैं, कैन यू इमेजिन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट फीलिंग सिक्योर्ड इन हिज होम व्हाइल सिटिंग in his bedroom and watching a television? क्या आप लेट्स सपोज कर लो, अगर मैं कह रहा हूं कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने घर बैठ के टीवी देख रहे हो आराम से, छुट्टी का दिन है, यू आर लेट्स सपोज कर लो एक क्रिकेट मैच देख रहे हो. अब आप उस क्रिकेट मैच को कब एंजॉय कर सकते हो? जब आपको पता है यू आर फीलिंग सिक्योर, जब आपको पता है कि आपकी परमिशन के बगैर आपके घर पे कोई भी नहीं आ सकता. बट अगर मैं कह रहा हूं कि आपके परमिशन के बगैर कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो मुझे बताइए, विल यू फील सिक्योर व्हाइल वाचिंग दैट टेलीविजन व्हाइल सिटिंग इन योर बेडरूम? आंसर इज नो. You will be continuously in fear or not? Answer is yes, you will be continuously in fear. And is that a way to live with dignity? Answer is no, that is not a dignified life, rather that will be an indignified life. Because you are continuously living in fear, you are not feeling secure even at your home. वो फीलिंग, जो सिक्योरिटी की फीलिंग है, अ फीलिंग, अ सेंस, वो कहाँ से आई है? वो कहीं ना कहीं क्या इंश्योर कर रही है? जो वो सिक्योरिटी है वो क्या इंश्योर कर रही है? आपकी प्रिवेसी को इंश्योर कर रही है. और वो प्रिवेसी ही है जिसके कारण आप वो क्रिकेट मैच एंजॉय कर पा रहे हो. और वो प्रिवेसी ही है जिसके कारण आप क्या कर रहे हो? यू आर लिविंग विद डिग्निटी. कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर कंपेल्ड टू say everything which is in your mind? That will be a very hard situation for you, a compelling situation for you. And is that way to live a dignified life? Answer is no, that is not a way to live a dignified life. Because right to privacy, that is right to be on your own, is a very important right to live with dignity. And जब आप अपने बेडरूम में बैठे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, that is what your way to live with dignity, and that is from where right to privacy has come out, and that is a part of article 21. So अगर मैं right to privacy के बारे में बात कर रहा हूँ, that is the part of article 21. अगर मैं right to privacy के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें क्या प्राइवेट चीजें हैं? सब कुछ प्राइवेट है. That means आप क्या सोच रहे हो, what is in your mind, that is also your privacy. What are the physical facts which are attached to you, that is also your privacy or not. Let's suppose करो मैंने अपने घर के ड्रॉर में क्या रखा हुआ है, मैंने अपने घर के ड्रॉर में क्या रखा हुआ है, क्या ये बताना सबको ज़रूरी है? आपने घर की कीज़ कहाँ रखी हुई है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे बताइए. ये क्या कंपेल कर सकते हैं? अगर हम कंपेल करने के लिए सबको बोल दिया तो मुझे बताइए, इज इट again violation of right to privacy or not? Answer is yes. That is why I'm saying that right to privacy will include in itself mental as well as physical facts also. That is why article 21 as compared to article 20 clause 3 is much broader, because article 20 clause 3 is only related to the mental facts rather but
Article 21 is not only related to the mental facts, it is relating to the mental facts as well as the physical facts also. So अभी भी हम क्या कर रहे हैं, एक्यूज को बोल रहे हैं कि अपना डीएनए आपको देना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा, फॉर द डीएनए आपको फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे. कहीं ना कहीं एक्यूज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वायलेशन का ग्राउंड नहीं ले सकता. वो कहीं ना कहीं किस चीज़ का वायलेशन ग्राउंड ले सकता है? दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड दैट टू द राइट टू प्रिवेसी. क्लियर है? समझ आ गया ना? अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ठीक है जी, हमने बोल दिया जो फिजिकल फैक्ट्स आप ले सकते हो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आप इसके लिए कंपेल कर सकते हो, और जो कंपल्शन है वो कहीं ना कहीं सीआरपीसी में अलाउ भी की गई है. कौन सेक्शन में की गई है? 53 में अलाउ की गई है. बट कहीं ना कहीं अभी भी जो ये फिजिकल फैक्ट्स हैं, एक आर्टिकल की तो वायलेशन है, एक फंडामेंटल राइट की तो वायलेशन है, दैट इज आर्टिकल 21. अब मुझे बताइए कि आप कहीं ना कहीं जब ये वायलेशन है डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड ग्रुप, आर्टिकल 21 की वायलेशन है, जब ये आर्टिकल 21 की वायलेशन है, जब ये आर्टिकल 21 की वायलेशन है, तो क्या एज अ जनरल रूल आप क्या ये डीएनए, आप क्या ये ब्लड ग्रुप, आप क्या ये फिंगरप्रिंट्स, इसमें हैंड राइटिंग भी आ सकता है, इसको अलाउ करोगे एज अ जनरल रूल? आंसर इज नो. रादर हम कम कंपेल करेंगे इसके लिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट. एज अ लास्ट रिजॉर्ट. कहीं ना कहीं इसको समझो प्लीज. हमारे दिमाग में ये चलता है, हमने अभी ये देखा चीज, भाई जो ये फिजिकल फैक्ट्स हैं 20 क्लॉज 3 में नहीं आ रहे, पर ये फिजिकल फैक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं? आर्टिकल 21 में आ रहे हैं. और कहीं ना कहीं हमने इसकी वायलेशन नहीं करनी, बिकॉज अगर इसकी वायलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वायलेट होने वाला है. कौन सा अंडर फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21. और जो राइट टू प्रिवेसी है वो किसका पार्ट है? राइट टू लिव विद डिग्निटी. बट मुझे बताइए जो आर्टिकल 21 में राइट दिया हुआ है, दैट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी, क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? और इट कैन बी कर्टेल्ड. इट कैन बी कर्टेल्ड. आर्टिकल 21 में जो राइट टू लिव विद डिग्निटी दिया हुआ है, लिबर्टी दिया हुआ है, दैट कैन बी कर्टेल्ड. जो कर्टेलमेंट है आर्टिकल 21 में, जो कर्टेलमेंट है आर्टिकल 21 में, दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. What do you mean by due process of law? What do you mean by due process of law? That means that process, that procedure, which is that procedure which is fair, just and reasonable. Which is फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. अगर मुझे बताइए एज अ जनरल रूल हमेशा हर केस में हम इस डीएनए, ब्लड ग्रुप को, इस फिंगरप्रिंट्स को, इस हैंड राइटिंग को अलाउ करने लगे, मुझे बताइए दैट विल बी अ फेयर प्रोसीजर, दैट विल बी अ जस्ट प्रोसीजर टू वायलेट the right of the accused every time as a general rule in the first instance? Answer is no, that is not a fair procedure, that will not be a just procedure. अगर इसको फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल बनाना है तो मुझे बताइए इसको हमें एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए कि एज अ जनरल रूल? इसको हमें एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए, नॉट एज अ जनरल रूल. दैट इज वाई हम क्या कहते हैं, जब भी आपको डीएनए लेना है, बिकॉज ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको कहीं ना कहीं राइट टू प्रिवेसी को कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज किया जा सकता है, बट वो इन्फ्रिंजमेंट का भी कैसा प्रोसीजर होना चाहिए? फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. सो जब भी हम इसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं, दैट मीन्स अलाउ कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं इस डीएनए को देने के लिए, कहीं ना कहीं इट शुड नॉट बी अ जनरल रूल, रादर इट शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट. इट शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट. ये तो मान लिया कि ठीक है जी, जो डीएनए है वो 20 क्लॉज 3 में नहीं आ रहा, आ तो 21 में रहा है. अगर मैं 21 के बारे में बात करूं, 21 में जो राइट टू प्रिवेसी, इज इट द एब्सोल्यूट राइट? आंसर इज नो. दैट कैन बी curtailed. आंसर इज yes, दैट कैन बी curtailed. हाउ इट शुड बी curtailed? in an arbitrary manner? Answer is no, not in an arbitrary manner, rather in that manner which ensures fairness, just and reasonableness. And how it ensures reasonableness, how ensure fairness, when we are not violating the right of the accused, that is the right to privacy generally, rather we have taken up as a last resort these facts.
क्लियर है, समझ आ गया? एनी डाउट? एक तो हमने ये देखा इसको फेयर जस्ट एंड रीजनेबल क्या बना रहा है, इस प्रोसीजर को फेयर जस्ट एंड रीजनेबल क्या बना रहा है, इट इज नॉट अ जनरल रूल रादर इट इज अ लास्ट रिजॉर्ट। दूसरी बात, इसको फेयर जस्ट और रीजनेबल हम कैसे बनाएंगे, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सपोज कर लो अगर मैं क्रिमिनल केस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कर लो आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में कौन कौन पार्टीज होती हैं? हु आर द पार्टीज इन द क्रिमिनल केस? हु आर द पार्टीज इन द क्रिमिनल केस? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल केस देयर आर टू पार्टीज। एक साइड कौन है? सोसाइटी, और दूसरी साइड कौन है? एक्यूज्ड। सोसाइटी का जो बेनिफिट है वो क्या है? सोसाइटी का जो बेनिफिट है वो किसमें? एक्यूज को पनिशमेंट हो। अगर सोसाइटी को वो बेनिफिट लेना है एक्यूज को पनिशमेंट हो, है कि नहीं है? वो क्यों हम चाहती है कि एक्यूज को पनिशमेंट हो? बिकॉज जब तक एक्यूज को पनिशमेंट नहीं होगी सोसाइटी विल रिमेन इन फियर, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्यूज इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो फ्री है, अभी सोसाइटी का पार्ट है। अभी उसने एक मर्डर करा, पता नहीं है कल को दूसरा मर्डर ना कर दे। सो सोसाइटी विल लिव इन फियर अंटिल अनलेस एक्यूज अरेस्ट नहीं होगा, एक्यूज को पनिशमेंट नहीं होगी। सो जो सोसाइटी है वो एक्यूज को पनिशमेंट दिलाना चाहती है। क्यों? बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है। उसका क्या बेनिफिट है? देन द सोसाइटी विल लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, नॉट इन अ फियरफुल एनवायरनमेंट। क्लियर है? उसके लिए जो सोसाइटी है वो कहती है जी इसका डीएनए करा दो, अदरवाइज तो एक्यूज की पहचान ही नहीं होगी। अगर एक्यूज का क्या मांग रही है सोसाइटी, उसका क्या मांग रही है सोसाइटी? मींस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसिक्यूशन, बिकॉज सोसाइटी को रिप्रेजेंट कौन करता है कोर्ट में? प्रोसिक्यूशन। अगर मैं ये प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूं, प्रोसिक्यूशन ने क्या बोल दिया है कि उसका डीएनए लो। सबसे पहले तो जज साहब ये बोलेंगे कि आपके पास और कोई एविडेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जज साहब ये बोलेंगे आपके पास कोई और एविडेंस नहीं, बिकॉज हम क्या उसका फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू प्रिवेसी। क्योंकि जैसे ये डीएनए की एप्लीकेशन लगेंगे कि उसका बोलेगा राइट टू प्रिवेसी। तो जैसा आप कहेंगे आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है, पहले कुछ दूसरे एविडेंस लेके आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अदर एविडेंसेस। We will take up as a DNA as a last resort. जब कोई भी और एविडेंस नहीं है, कोई भी और हमारे पास कोई चारा नहीं है, no other way left. As a last resort, we will take DNA as an evidence. उसके बाद अगर लेट्स सपोज करो इनके पास कोई भी और एविडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही एविडेंस है, दैट इज डीएनए लेना ही पड़ेगा। अब क्या करती हैं जो कोर्ट है वो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करेगी। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स कैसे कि अगर कहीं ना कहीं एक्यूज के बारे में बात करें, उसका कौन सा राइट है? राइट टू प्रिवेसी। अगर हम सोसाइटी की राइट के बारे में बात करें, उसके बेनिफिट के बारे में बात करें, सोसाइटी का कौन सा राइट है? दैट इज राइट टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। अब मुझे बताइए एज कंपेयर टू वन इंडिविजुअल, एज कंपेयर टू द होल सोसाइटी, आप किसके राइट को प्रोटेक्ट करोगे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो बैलेंस है किसकी तरफ टिल्ट हो रहा है? सोसाइटी की तरफ टिल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। सो दैट इज वाई सबसे पहले तो हम तो ये पूछेंगे भी आपके पास कोई और एविडेंस तो नहीं। अगर कोई और एविडेंस सबसे पहले वो लेके आओ। अगर कोई और एविडेंस नहीं है देन वी विल टेक अप एज डीएनए, फिंगरप्रिंट्स जो भी है, दैट इज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये डीएनए की बात कर रहे हो वैसे ही एक्यूज्ड एक ग्राउंड रेज करने वाला है, दैट इज राइट टू प्रिवेसी। फिर वो राइट टू प्रिवेसी को हम कैसे जज करेंगे कि इसको प्रोटेक्ट करेंगे, सोसाइटी को राइट को प्रोटेक्ट करें? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, दैट हुज इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट। क्लियर है? समझ आ गया? चले आगे। नाउ अगर मैं सिविल केस के बारे में बात करूं, लेट्स सपोज के लिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल केस। अभी तो हमने बात करी है क्रिमिनल केस में जो हम बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, दैट इज वन साइड इज सोसाइटी, अदर साइड इज एक्यूज्ड। अगर मैं सिविल केस के बारे में बात कर रहा हूं, सिविल केस में कौन कौन होता है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ही होता है। इसमें तो दोनों साइड के हैं, इंडिविजुअल ही है। इधर भी एक इंडिविजुअल है, इधर भी एक इंडिविजुअल है। लेट्स सपोज को ये जो प्लेंटिफ है ये माइनर है और इसको रिलेशनशिप प्रूव करना बोलता है ये मेरे फादर हैं।
ये प्रूव ही नहीं कर पा रहा कि ये उनका सन है, तो कहता है जी डीएनए करा दो। फादर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि अगेन ये किसका वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 21 में, किसका, राइट टू प्रिवेसी का। अब अगेन हम क्या करेंगे इधर, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि कोई और एविडेंस नहीं है, नो अदर एविडेंस। एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम क्या कह रहे हैं कि डीएनए कराओ। जब हम एज अ लास्ट रिजॉर्ट पे पहुंच गए, सबसे पहले तो हम क्या मांगेंगे, इधर भी दूसरे एविडेंसेस मांगेंगे, बट अगर कोई भी और एविडेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम अलाउ करेंगे डीएनए, बट वो भी किस बेसिस पर, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। इधर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बड़ा आसान था, बट ये आसानी से हम कह रहे थे कि जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ टिल्ट हो रहा है, सोसाइटी की तरफ, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट हमने देखा। बट अगर मैं बात कर रहा हूं इधर क्या सोसाइटी इंक्लूड है, आंसर इज नो, सोसाइटी इज नॉट इन्वॉल्व हियर, ऑन बोथ साइड्स ओनली द इंडिविजुअल्स आर देयर, हियर वन इंडिविजुअल अदर, क्लियर है नाउ। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेट सपोज को लो अगर हम डीएनए नहीं कराते, सो किसके राइट्स आप ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, फादर के, हु इज टेकन केयर ऑफ हिमसेल्फ इन अ गुड मैनर, और कि आप माइनर के राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, हु इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हु नीड्स द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ द थिंग इज, अगर कहीं हम इधर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो अगेन इधर बैलेंस किसकी तरफ टिल्ट हो रहा है, वो माइनर की तरफ ही टिल्ट हो रहा है, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट हिज राइट। बिकॉज अगर कहीं ना कहीं हम उसका वो रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं दैट विल बी द इलेजिटिमेट सन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इलेजिटिमेट सन, वो इलेजिटिमेसी है, कहीं ना कहीं दैट विल गो ऑन फॉर द रिमेनिंग लाइफ और नॉट, आंसर इज यस। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनर। It is very important here to protect the right of the minor, because the whole life is there and he cannot live the whole life as a bastard, as an illegitimate son of that person. Clear है? So that is why कहीं ना कहीं इधर भी जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो माइनर की तरफ टिल्ट हो रहा है, और व्हेन आई एम सेइंग दैट इसकी तरफ अगर ये जो बैलेंस है टिल्ट हो रहा है, हम अब राइट टू प्रिवेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, दैट विल बी कर्टेल्ड, एंड दैट इज द प्रोसीजर जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट, दो पॉइंट्स हैं, लास्ट रिजॉर्ट एंड बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, दैट मेक्स द प्रोसीजर रीजनेबल, जस्ट, क्लियर है, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 21। क्लियर है, समझ आ गया, एनी डाउट? चले आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमने अभी डीएनए की बात करी है, ये भी पता चल गया अभी डीएनए कब अलाउ करोगे और कब अलाउ नहीं करोगे। When I am talking about this DNA, what is the evidentiary value? याद रख लेना, it has a very high evidentiary value. When I am talking about it is a very high evidentiary value, that means it is highly accurate. It is highly accurate. याद रख लेना, इसको कहीं ना कहीं जब मैं सेक्शन 45 करूंगा, अभी सेक्शन 45 तो करा नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस दे रहा हूँ, वो भी दो तरीके के, डीएनए और नार्को। बट जब हम सेक्शन 45 करेंगे तो उसमें पता लगाएंगे भाई कौन से कैसे साइंटिफिक एविडेंस का, अगर हम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक एविडेंसेस, तो उसका जो एविडेंशियरी वैल्यू किस पे बेस करता है। There are certain points which we will do on the basis of which we can come to know that whether a scientific evidence is highly accurate or not, is highly reliable or not. What is the evidentiary value of a कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक एविडेंस। बट अगर मैं डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ, डीएनए जो है दैट इज हाईली एक्यूरेट, और ये पता कैसे चलता है कि इट इज हाईली एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन दिस एरिया, बिकॉज देयर आर वेरियस साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, और कहीं ना कहीं हम इसको पूरी तरह से जान चुके हैं, तो तभी हम उस साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के कारण ही हम ये बोल सकते हैं इट इज़ हाईली एक्यूरेट इन नेचर। व्हेन इट इज़ हाईली एक्यूरेट इन नेचर, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस एंड इट हैज़ अ वेरी ग्रेट एविडेंशियरी वैल्यू। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अभी तो हमने डीएनए की बात करी है, द नेक्स्ट थिंग इज नार्को टेस्ट।
पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ये 3 टेस्ट है। अगर मैं ये तीनों टेस्ट के बारे में बात करूं, अब ध्यान दीजिए ना प्लीज़, हम इस टेस्ट में पहुंच चुके हैं, डीएनए खत्म हो चुका है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना अगर मैं नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग की बात कर रहा हूं, तो नार्को में क्या देते हैं, एक ड्रग। जो पर्सन है वो सेमी कॉन्शियस माइंड में चले जाता है, सब कॉन्शियस माइंड में चले जाता है, तो उससे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में उसके आंसर देते हैं। अगर हम पॉलीग्राफ की बात कर रहे हैं, तो पॉलीग्राफ क्या होता है, हम कहीं ना कहीं इधर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। है क्या है, कम से कम अगर हम पॉलीग्राफ की बात करें तो शायद आपने कुछ पिक्चरों में भी देखा होगा, वो कुछ मैकेनिज्म इंस्ट्रूमेंट से लगा के, और एक मशीनरी होती है, तो उसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगेन जब वो कहीं झूठ बोलता है तो उसके जो कह सकते हैं जो बॉडी में चेंजेस हैं वो उधर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है द पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट। क्योंकि अगर जब झूठ बोलते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है दैट विल वेरी। अगर मैं ब्रेन मैपिंग की बात कर रहा हूँ, तो जो ब्रेन मैपिंग है दैट इज कहीं ना कहीं हम क्या दिखाते हैं, फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। उन फोटोग्राफ्स के बेसिस पे हम फिर उसका क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ जो चेंजेस हैं इन द नर्वस सिस्टम ऑफ हिज बॉडी, वो मशीन्स अटैच होती हैं, तो पता चल जाता है कि वेदर दैट पर्सन हाउ ही इज़ रिएक्टिंग विद दोज फोटोग्राफ्स। और कहीं ना कहीं फिर हम अगेन वो एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं वेदर ही इज़ इन्वॉल्व इन द ऑफेंस और नॉट। नाउ जो इसका और इसका प्रोसीजर है वो मोर लेस सेम है, सिर्फ इधर क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, और इधर क्या दिखा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। पॉलीग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, देन हम देख रहे हैं व्हाट आर द चेंजेस इन हिज बॉडी। अगर हम ब्रेन मैपिंग की बात करें तो इधर हम क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहे, उधर हम क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर हम चीज़ देख रहे हैं। नार्को में क्या दे रहे हैं, हम ड्रग्स दे रहे हैं, और वो ड्रग दे रहे हैं उसके बाद जो पर्सन है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं ये, उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, देन वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस। इन सारे टेस्ट में जिसके ऊपर भी ये टेस्ट हो रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट सब्जेक्ट। हम उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट सब्जेक्ट। टेस्ट सब्जेक्ट मतलब हु इज सब्जेक्ट टू द टेस्ट, हु इज अंडर द टेस्ट। क्लियर है। अगर मैं इस ड्रग की बात करूं, ये ब्लड प्रेशर की बात करूं, ये फोटोग्राफ, जो भी ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो डायरेक्टली ये किसको इफेक्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट सब्जेक्ट के वर्बल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। अगर मैं वर्बल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो इन वर्बल और अपने जो बॉडी में जो वर्बल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं उसको क्या कंट्रोल कर पा रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो बीपी ऑब्वियसली अप डाउन जाएगा, वो उसको क्या कंट्रोल कर पाएगा, आंसर इज नो। अगर मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ तो ही इज इन द सेमी कॉन्शियस माइंड, व्हेन ही इज इन द सेमी कॉन्शियस माइंड, क्या वो अपने माइंड को, अपने अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं देना, वो क्या अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहा है, अपने क्या रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर पा रहा है, आंसर इज नो। सो कहीं ना कहीं जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने उनको बाउंड कर दिया कि नहीं कर दिया, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू रेजिस्ट, ही इज नॉट एबल टू से नो, ही is not able to control his verbal and psychological responses. When he is not able to control anything, when he is not able to control anything, his verbal and psychological responses, कहीं मैं कहीं बोल सकता हूँ, these tests are a kind of compulsion. क्लियर है। नाउ अगर मैं कंपल्शन की बात कर रहा हूँ, क्या ये कंपल्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से हिट हो रही है? आंसर इज यस, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप नार्को करते हो, ब्रेन मैपिंग करते हो, पॉलीग्राफ करते हो, आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उन चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो जो आपको नहीं पता। लेट्स सपोज खोलो, आप एक्यूज से पूछ रहे हो, क्या आप ऑन द स्पॉट थे, आपको नहीं पता, आप पूछ रहे हो उससे। आप ये पूछ रहे हो, आर यू इन्वॉल्व इन द ऑफेंस और नॉट, आपको नहीं पता, आप उससे पूछ रहे हो।
क्या आपने मर्डर करा, आपको नहीं पता, आप उससे पूछ रहे हो। सो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं, दैट इज नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग, कहीं ना कहीं दीज आर ऑल टेस्ट विच आर रिलेटेड टू द मेंटल फैक्ट। और हमने अभी बात करी है जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, उसमें आप किस चीज़ से कंपेल नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं वो मेंटल फैक्ट को लेकर कंपेल नहीं कर सकते। और ये कंपल्शन कैसी है, दीज टेस्ट हाउ दे आर कंपल्शन, बिकॉज जैसे ही ये टेस्ट होने शुरू होते हैं, जैसे ही आप वो ड्रग देते हो, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल और जो वर्बल रिस्पॉन्सेज है उस पर क्या कंट्रोल रहते हैं कि उसका आंसर इज नो। He is not able to control anything. That means his responses are beyond his control. That is why it is a kind of compulsion. When it is a kind of compulsion, that is a violation of Article 20 Clause 3. क्या ये आर्टिकल 21 से हिट कर रहा है? अगर मैं आर्टिकल 20 बारे में बात करूं तो अगेन राइट टू प्रिवेसी, ऑब्वियसली अगर मैं राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात करूं तो राइट टू प्रिवेसी अभी हमने देखा, क्या राइट टू प्रिवेसी में सारे के सारे मेंटल और फिजिकल फैक्ट होते हैं? आंसर इज यस, सारे के सारे मेंटल और फिजिकल फैक्ट होते हैं। और इधर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मेंटल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप मेंटल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कंपल्शन अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं? आंसर ये, जब कंपल्शन अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की तो वायलेशन है, साथ में राइट टू प्रिवेसी की भी वायलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली आर्टिकल 21। Answer is yes. So these tests are the violation of Article 20 Clause 3 and Article 21 and Article 21 में कौन सा right? That is right to privacy. It is कहीं ना कहीं अगर right to privacy का कहीं ना कहीं violation है तो मैं बोल सकता हूँ right to live with dignity का भी violation हो गया। राइट टू लिव विद डिग्निटी का भी वायलेशन हो गया। और कहीं ना कहीं अगर मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टिगेशन में आप क्या टॉर्चर कर सकते हो, क्या थर्ड डिग्री दे सकते हो? आंसर इज नो। क्यों वो टॉर्चर नहीं कर सकते, क्यों वो थर्ड डिग्री नहीं दे सकते? बिकॉज कहीं ना कहीं एक्यूज के पास क्या है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, एंड दैट इज नॉट अ डिग्निफाइड वे टू डू द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं आप उसको टॉर्चर नहीं कर रहे हो, साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं कर रहे हो। लेट्स सपोज करो यू आर इमेजिनिंग अ सिचुएशन, you know something, let's suppose, and someone is intruding or interfering into your mental ability or into your mind without your permission and compelling you to say everything. That interference into your mind, into your knowledge without your permission, कहीं ना कहीं मुझे बताइए that is a violation of right to live with dignity or not? Answer is yes, it is an absolute violation. Clear है? कहीं ना कहीं ये एक रीजनेबल प्रोसीजर को भी कहीं ना कहीं एक रीजनेबल प्रोसीजर को भी वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? आंसर इज एक रीजनेबल प्रोसीजर को भी वायलेट कर रहा है। रीजनेबल प्रोसीजर मीन्स व्हाट? रीजनेबल प्रोसीजर हियर यू कैन से, इधर लिख रहा हूँ रीजनेबल प्रोसीजर को कैसे वायलेट कर रहा है? रीजनेबल प्रोसीजर हियर यू कैन से दैट इज फेयर ट्रायल। कहीं ना कहीं ये फेयर ट्रायल को वायलेट कर रहा है, रीजनेबल प्रोसीजर को वायलेट कर रहा है, क्योंकि रीजनेबल प्रोसीजर हम कब बोलेंगे? जब ट्रायल फेयर होगा। लेट्स सपोज कर लो अगर हम कह रहे हैं कि उसके बारे में बात करें कि उसके एक राइट है, दैट इज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। जब हम बात कर रहे हैं कि उसका एक राइट है, दैट इज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है, वो अपने एक लीगल एडवाइस ले सकता है अपने लिए, ताकि उस लीगल एडवाइस के बेसिस पर वो अपने आप को डिफेंड कर सके। लेट्स सपोज कर लो उसने एक लीगल एडवाइस लिया और उसके लॉयर ने बोला है कि इन क्वेश्चंस का आपने आंसर नहीं देना, या फिर आपने ये आंसर देना है। मुझे बताइए उस लीगल एडवाइस का इधर कोई फायदा हुआ? अब आंसर इज नो, बिकॉज लेट्स सपोज करो उसके लॉयर ने मना करा था कि आपने इनका आंसर नहीं देना। अब मुझे बताइए वो अपने वर्बल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकता है? आंसर इज नो। वो क्या रेजिस्ट कर सकता है? आंसर इज नो। सो मुझे बताइए उस लीगल एडवाइस का कोई फायदा? आंसर इज नो। देयर इज नो यूज ऑफ दैट लीगल एडवाइस, दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ। व्हेन ही इज नॉट एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फेयर ट्रायल, एंड इफ दिस इज नॉट अ फेयर ट्रायल, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ रीजनेबल प्रोसीजर। दिस इज नॉट अ रीजनेबल प्रोसीजर।
एक और चीज़ आ रही है इस रीजनेबल प्रोसीजर में, एक और चीज़ आ रही है इस रीजनेबल प्रोसीजर में, एक तो हमने कौन सी चीज़ करी है, एक रीजनेबल प्रोसीजर हमने करा और उस रीजनेबल प्रोसीजर का अगर हम पार्ट करें तो फेयर ट्रायल, और ये रीजनेबल प्रोसीजर कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, कहाँ पे आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा आर्टिकल 21 में। और दूसरा हमने क्या बोल दिया, रीजनेबल प्रोसीजर कैसे हम बोलेंगे, कैसे इंश्योर होता है रीजनेबल प्रोसीजर, दैट इज पैरिटी ऑफ प्रोसीजर। दैट इज पैरिटी ऑफ प्रोसीजर। पैरिटी हियर मीन्स इक्वालिटी। लेट सपोज कर लो जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कहता है कि जी हमने तो एक्यूज का क्या कराना है, नार्को कराना है। प्रोसिक्यूशन एक्यूज का क्या करा रही है, नार्को। प्रोसिक्यूशन एक्यूज का क्या करा रही है, नार्को। क्लियर है। लेट सपोज करो इधर पीडब्ल्यू है एक आई विटनेस, एक पीडब्ल्यू है, कौन है, आई विटनेस। एक्यूज कहता है कि मेरे को इस आई विटनेस का नार्को कराना है, मेरे को डाउट है कि ये झूठ बोल रहा है। क्या एक्यूज ये कर सकता है, आंसर इज नो, एक्यूज ये नहीं कर सकता। सो मुझे बताइए इक्वालिटी इन प्रोसीजर है, आंसर इज नो, देयर इज नो इक्वालिटी इन प्रोसीजर बिकॉज प्रोसिक्यूशन तो चाहे आपका नार्को करा सकती है, पर एक्यूज चाहे क्या प्रोसिक्यूशन की कोई विटनेस का नार्को करा सकता है, आंसर इज नो। एक्यूज कहता है कि जी मेरे को तो विक्टिम का नार्को कराना है। क्या कहता है एक्यूज, ये मेरे को किसका नार्को कराना है, मेरे को तो विक्टिम का नार्को कराना है। क्या हम विक्टिम का नार्को कराने के लिए इसको परमिशन देंगे, आंसर इज नो। सो दैट मीन्स प्रोसिक्यूशन तो एक्यूज का नार्को करा ले, ब्रेन मैकिंग करा ले, बट अगर मैं एक्यूज के बारे में बात करूं कि एक्यूज यही चीज अप्लाई कर सकता है ऑन द प्रोसिक्यूशन विटनेस और द विक्टिम, आंसर इज नो। सो इज देयर एनी इक्वालिटी, आंसर इज नो, देयर इज नॉट इक्वालिटी। इफ देयर इज नो इक्वालिटी द प्रोसीजर इज इनइक्वल, सो कह सकता हूं दिस प्रोसीजर इज अनरीजनेबल, इट इज नॉट रीजनेबल। कोई डाउट, समझ आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम वो नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग की बात कर रहे हैं, हम एक टेस्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम उसके वर्बल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि वो अपने वर्बल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये एक तरह की कंपल्शन है। अगर ये एक तरह की कंपल्शन है तो ये वायलेशन किसकी हो गई, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की हो गई, और या ये आर्टिकल 21 की भी वायलेशन है। और कौन कौन से ग्राउंड पर है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, रीजनेबल प्रोसीजर, और रीजनेबल प्रोसीजर में ही हमने बोल दिया इट इज नॉट अ फेयर ट्रायल एंड दैट इज अगेंस्ट द पैरिटी ऑफ प्रोसीजर। क्लियर है, समझ आ गया, एनी डाउट। नाउ जब हम बात कर रहे हैं कि इट इज अ वायलेशन ऑफ बोथ दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21, तो व्हाट इज अ लॉ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। जजमेंट का नाम लिखिए जहां पर इसके बारे में बात की गई है, दैट इज सेल्वी एंड अदर्स। सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोल दिया गया था जितने भी सारे टेस्ट हैं, नार्को, ब्रेन मैपिंग और जितने भी सारे टेस्ट हैं, दीज टेस्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। नाउ अगर मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ तो किसके हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अक्यूज के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज अक्यूज के कौन कौन से ये फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, या आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी वायलेट कर रहे हैं और या आर्टिकल 21 भी वायलेट कर रहे हैं। अगर मैं विक्टिम के बारे में बात कर रहा हूँ तो विक्टिम का क्या नार्को करा सकते हो, आंसर इज नो। विक्टिम के ऊपर ऑब्वियसली विक्टिम इज नॉट एन एक्यूज, तो उसके ऊपर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 तो लग नहीं रहा होगा, पर विक्टिम का कौन सा राइट वायलेट होगा, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है।
क्या विटनेस का आप नार्को करा सकते हो? आंसर इज नो। विटनेस भी एक्यूज नहीं है, पर विटनेस के पास अभी भी आर्टिकल 21 है कि नहीं है? सो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्यूज के भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है, विक्टिम की भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है, और इन द सेम वे विटनेस की भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन है। पर एक्यूज के बारे में ध्यान दे दीजिए ना, 2 आर्टिकल्स की वायलेशन है, 20 क्लॉज 3 और 21। विक्टिम की सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल की वायलेशन है, विटनेस की सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल की वायलेशन है, दैट इज आर्टिकल 21। क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूँ दीज टेस्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, these are null and void. When I'm talking about these are null and void, when I'm talking about these are null and void, this is unconstitutional, तो मुझे बताइए इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? 0 एविडेंशियरी वैल्यू, 0 एविडेंशियरी वैल्यू। तो इनकी एविडेंशियरी वैल्यू कैसी है? 0 एविडेंशियरी वैल्यू, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो चीज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे बताइए क्या कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी एज एन एविडेंस? आंसर इज नो। सो जब इसको कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी एज एन एविडेंस, तो ऑब्वियसली इट हैज अ 0 को एविडेंशियरी वैल्यू। इसकी कोई एक्सेप्शन है? लेट सपोज कर लो, अगर मैं कह रहा हूँ इन अ वेरी सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस, लेट सपोज कर लो इन अ टेररिस्ट अटैक, क्या इसकी कोई वायलेशन है? आंसर इज नो। इसकी सॉरी, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? आंसर इज नो। इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेट सपोज कोई एक हार्डकोर टेररिस्ट आपके हाथ लगाए, क्या आप उसका नार्को ब्रेन मैपिंग कर सकते हो? आंसर इज नो, नहीं कर सकते, बिकॉज जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 है, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास नहीं है, ऐसा नहीं है, वो फॉरेनर्स के पास भी है। अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूँ, दैट टेररिस्ट, सो उसके पास भी ये फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? उसके पास भी ये फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। और क्या हम उनका ब्रेन मैपिंग नार्को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज नो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन नॉट डू दीज टाइप ऑफ टेस्ट्स इवन इन द केसेस ऑफ द हीनियस ऑफेंसेस। सो जो ये जजमेंट आई है, जो ये रूल दिया है कि दीज टेस्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ऑफ दीज रीजन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, is there any exception to this? Answer is no. Not even in the heinous offenses, not even in the terrorist attacks. Clear है? समझ आ गया? बट हाँ, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हैं दिए गए, दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21, दैट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु एक्यूज, विक्टिम, विटनेस। क्या ये आर्टिकल को क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ भी कर सकते हैं? आंसर इज यस, वेव ऑफ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम इन टेस्ट के बारे में बात करें तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं, विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट। अगर हम विदाउट कंसेंट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स एक्यूज ने अपना फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करा, वेव ऑफ नहीं करा। जब एक्यूज ने अपना फंडामेंटल राइट वेव ऑफ नहीं करा, वो कहते हैं मेरी कंसेंट नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा, पर जबरदस्ती आप कर रहे हो, तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? 0 एविडेंशियरी वैल्यू। अगर आप विद कंसेंट कर रहे हो तो दैट मीन्स एक्यूज ने कंसेंट दे दिया, ठीक है मेरे पे टेस्ट कर लो, उसने अपने फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए? वेव ऑफ कर दिए। जैसे ही उसने अपने फंडामेंटल राइट्स वेव ऑफ कर दिए बाय गिविंग द कंसेंट, तभी से ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल। बट कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद भी क्या इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है? आंसर इज नो, 0 एविडेंशियरी वैल्यू। सो ये बात अपने दिमाग में रख लेना। सेल्वी में क्या बोला गया है कि चाहे ये विद कंसेंट है, चाहे ये विदाउट कंसेंट है, अगर विदाउट कंसेंट हो गया फिर तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही हो गया। बट अगर ये विद कंसेंट है, दैट मीन्स किसी ने अपने फंडामेंटल राइट्स वेव ऑफ कर दिए और दे दी कंसेंट की मेरे ऊपर ये टेस्ट अप्लाई कर लो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो जाएगा, बट अभी भी इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो कैसी रहेगी? 0। इट हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू एट ऑल। इट हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू एट ऑल। इट हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू एट ऑल। भाई अब डाउट आता है कि ये कैसा भाई? ठीक है, विदाउट कंसेंट वाले केस में तो समझ आ रहा है भाई उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, बट अगर विद कंसेंट वाले केस में बात कर रहा हूँ तो एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल। व्हेन एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्यों नहीं है भाई? व्हेन एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होनी चाहिए, पर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्यों नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रीजंस दिए हैं उसके, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू इस केस में भी क्यों नहीं है? वाई 0 एविडेंशियरी वैल्यू? ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब ये विद कंसेंट है तो वाई विद कंसेंट वाले केस में वाई नो
एविडेंशियरी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हम अगर नार्को की बात करें उसमें हम एक ड्रग दे रहे हैं। जब हम एक ड्रग दे रहे हैं तो मुझे बताइए जो एक्यूज्ड है वो सेमी कॉन्शियस माइंड में है, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड में है। क्या वो फुली कॉन्शियस है? आंसर इज नो। वो आधा नींद में है, आधा होश में है, उसको सोने नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बोल रहे हैं और वो आंसर दे रहा है, वो आधा नींद में है। इन आंसर्स पर क्या आप रिलाई कर सकते हो? व्हाट इज द रिलायबिलिटी? व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी? कहीं ना कहीं एक पर्सन है who is not giving answer in a conscious mind, he is not fully aware, someone is half sleep में है, he is into half, he is sleeping partially and now he is giving answer। तो मुझे बताइए क्या वो रिलायबल हो सकता है? लेट्स सपोज कर लो वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा, वो कुछ वर्ड्स बोल रहा है, उन वर्ड्स को जो वो डॉक्टर टेस्ट कर रहा है उसको वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो डॉक्टर क्रेडिबल है और क्या उसने जो इंटरप्रिटेशन करी है वो सही करी है? सो दैट मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी इन द सेंस ऑफ द आंसर्स गिवन बाय द एक्यूज्ड एंड क्रेडिबिलिटी इन द सेंस ऑफ द पर्सन हु इज कंडक्टिंग दैट टेस्ट। क्लियर है? अगर एक बारी टेस्ट हो गया तो टेस्ट का रिजल्ट कोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा? लेट्स सपोज करो उस टेस्ट में एक्यूज ने क्या बोल दिया है कि यस मैंने ही मर्डर करा है, ट्रायल अभी चल रहा है, एक्यूज बोल चुका है मैंने ही मर्डर करा है और उसकी ये स्टेटमेंट जो नार्को में हमने रिकॉर्ड करी है वो कोर्ट के सामने आ गई। बट अबाउट द बायसनेस, कोर्ट के माइंड में बायसनेस आएगी कि नहीं आएगी? आंसर इज यस। और उस बायसनेस के कारण मुझे बताइए क्या फेयर ट्रायल होगा? आंसर इज नो, फेयर ट्रायल नहीं होगा। लेट्स सपोज करो जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, जो उसकी वीडियो बनी है, दैट विल बी इन मीडिया। लेट्स सपोज अब क्या इसी के बेसिस पर वो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा? और अगर मैं मीडिया ट्रायल की बारे में बात कर रहा हूँ, अगेन इट विल पुट प्रेशर अपॉन द माइंड ऑफ द जज और नॉट, अपॉन द कोर्ट और नॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं तो जो लेमैन है, जो सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं सोच चुकी होगी हाँ जी इसने तो क्या कर दिया है, नार्को में बोल दिया ही इज अ मर्डरर, तो इसको हमेशा पक्का से क्या होनी चाहिए इस केस में, तो अब तो पनिशमेंट होनी चाहिए, है कि नहीं है? क्या अपने आप को ये डिफेंड कर पाएगा? लीगल एडवाइस का कोई फायदा? नो यूज ऑफ लीगल एडवाइस। स्टिल इट इज इंडिग्निफाइड और नॉट? आंसर इज यस, इट इज इंडिग्निफाइड। इन्हीं सब कारणों से कह दिया कि क्योंकि अभी भी ये जो फैक्ट्स हैं ये इसको कहीं ना कहीं इन्हीं फैक्ट्स के कारण, क्योंकि ये रिलायबिलिटी का, क्रेडिबिलिटी का, फेयर ट्रायल का, मीडिया ट्रायल का, कहीं ना कहीं उसके पास कोई लीगल एडवाइस के लिए कोई स्पेस ही नहीं रहेगा, ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ। इसी कारण से अभी भी बोल दिया है कि चाहे उसने अपनी कंसेंट दे दी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं अभी भी इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो क्या है? जीरो। व्हेन आई एम सेइंग दैट इट हैज अ जीरो एविडेंशियरी वैल्यू, दैट मीन्स while giving the judgment the court will consider this evidence or not? Answer is no, court will not consider this evidence. That means on the basis of narco, brain mapping, polygraph, the court will not decide the case because it has zero evidentiary value. फिर ये करेंगे क्यों? वो अपनी कंसेंट क्यों देगा? एविडेंस तो ही नहीं है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्रोसिक्यूशन है उसको इसकी स्टेटमेंट से क्या मिलता है? एक क्लू। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको इसकी स्टेटमेंट से क्या मिलता है? क्लू मिलता है, वेदर ही इज गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन और नॉट, वेदर ही इज अरेस्टिंग द सेम पर्सन और नॉट, वेदर द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द police officer is the accused or there is any involvement of that person or not, whether there is any other person with this accused who is also involved in the offense or not। ये सारी की सारी चीज़ें पता चलती हैं, एक क्लू मिलता है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अदरवाइज क्या इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू? आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही एविडेंशियरी वैल्यू है, ओनली वन एविडेंशियरी वैल्यू।
ध्यान दीजिएगा प्लीज, दैट इज डिस्कवरी स्टेटमेंट। अगर उसने इन टेस्ट के टाइम पर कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट दे दी, डिस्कवरी स्टेटमेंट कहां पर रेलिवेंट है? 27 में, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो दैट मीन्स बोल सकते हो कि इस टेस्ट की एक एक्सेप्शन है, वो भी कब? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इधर तो 27 भी, 27 में भी रेलिवेंट नहीं होगा वो, इधर तो कोई भी नहीं लगेगा, ना ही 27 लगे। इधर की बात कर रहा हूं मैं, जब विद कंसेंट है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने क्या बोला, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अभी भी क्या है? 0 एविडेंशियल वैल्यू है, बट एक केस में इसकी एविडेंशियल वैल्यू है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जब विद कंसेंट हुआ है, दैट इज सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हमने उसको क्या बोल दिया है? डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट दैट मीन्स कोई आपने नार्को में लेट सपोज कर लो, उसने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या दी है? उसने बोल दिया कि मैंने मर्डर वेपन एक पर्टिकुलर जगह पे छुपाया है, गन छुपाई है, नाइफ छुपाई है, कुछ भी है। पुलिस ऑफिसर गए उस स्टेटमेंट के बेसिस पे और एक्चुअली में उनको वो मर्डर वेपन उसी जगह से मिला जहाँ से एक्यूज ने बोला था। मुझे बताइए, अब जो ये रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है वो चला गया कि नहीं चला गया? हाँ जी चला गया। अब इधर कोई इशू नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। How we can say that it is a true statement? Because on the basis of the statement of the accused, the police officer has actually discovered that fact. So whatever he was speaking during the narco analysis, that is absolutely true. When I'm saying that whatever he was speaking during the narco analysis test, that was true, तो मुझे बताइए, ट्रू फैक्ट को, ट्रू एविडेंस को, क्रेडिबल एविडेंस को क्या कोर्ट एडमिट कर सकता है? आंसर इज यस। बट जब मैं ये डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जब वो नार्को एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये डिस्कवरी स्टेटमेंट आई है, ये कैसा नार्को एनालिसिस किया था? विद कंसेंट करा था कि विदाउट कंसेंट करा था? ये विद कंसेंट करा था। विदाउट कंसेंट वाले में तो कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, एवरीथिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। विद कंसेंट वाले में क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इधर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर हम इसको एविडेंस मानते हैं, दैट इज इन द केस ऑफ द डिस्कवरी स्टेटमेंट ओनली। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? क्लियर है? समझ आ गया? सो कहीं ना कहीं जब हम ये बात कर रहे हैं, एक डीएनए की बात करी और कहीं ना कहीं हमने नार्को की बात करी, तो डीएनए तो कहीं ना कहीं उसकी एविडेंशियल वैल्यू है और मैंने बोल दिया था हाईली क्रेडिबल है। अगर हम इसको लेते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो हम बोलते हैं कि इफ इट इज अलाउड देन इट हैज़ अ वेरी हाई एविडेंशियल वैल्यू बिकॉज इट इज़ हाईली एक्यूरेट। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ नार्को की, तो इसकी हमेशा से क्या रहेगी? एक नार्को की ब्रेन मैपिंग की पॉलीग्राफ की हमेशा से क्या रहेगी? इसकी 0 एविडेंशियल वैल्यू रहेगी। और कभी कभी अगर ये विदाउट कंसेंट हुआ है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाएगा, बट अगर विद कंसेंट है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हम मानते हैं कि इसकी एक एविडेंशियल वैल्यू है, दैट इज इन द केस ऑफ द डिस्कवरी स्टेटमेंट। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज? क्लियर है? आज हमने दो टॉपिक्स करे हैं। वन इज व्हाट? द डीएनए एंड अदर इज नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग। कहीं ना कहीं दोनों ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही के लिए मैंने जजमेंट जो लिखवाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कार्तिक आलू ओगड़ करी है, हमने नंदिनी सप्तपति करी है, हमने पुट्टू स्वामी वाली करी है, हमने सेल्वी वाली जजमेंट करी है। सारी की सारी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसको रिवाइज कर लेना। क्लियर है? क्योंकि अगर ये रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन इज मस्ट। बार बार मैं बोल रहा हूँ। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।